हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के पास ये लिंक को भेजा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग जुड़ सके। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि मैटर होता क्या है ये जानेंगे, और मैटर कौन कौन सी अवस्था में होती है। मैटर कुछ भी हो सकता है, तो वो कौन कौन सी अवस्था में होगी इसके बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मैटर। तो आप बता सकते हैं मैटर क्या है, मैटर होता क्या है। ऐसे तो हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि मैटर दुनिया का हर कोई चीज़ या हर एक चीज़ एक मैटर है। दुनिया का कोई भी चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि दुनिया में ये चीज़ प्रेजेंट है तो वो मैटर है। ठीक है, ये दिमाग में सोचना भूत प्रेत, ठीक ना। चलिए तो जैसे एक ये पेन लिए, पेन भी एक मैटर है। तो आप बोलोगे कि सर ये पेन मैटर क्यों है, सर हम इसको नहीं बोलते, ये मैटर नहीं है। तो पहले ये जानो बच्चे कि मैटर होता क्या है। एवरीथिंग हैव मास। क्या बोले हम? एवरीथिंग विच हैव मास। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई सा ऐसा एलिमेंट जिसमें क्या हो, मास हो। विच हैव ऑक्यूपाई, जो कि ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को छेकता हो या स्पेस लेता हो। एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें मास हो और जगह को छेकता हो, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। आई बात समझ में? कोई भी ऐसा दुनिया का चीज जिसमें मास हो और जगह छेकता हो तो वो मैटर कहलाता है। जैसे अब कहोगे कि सर ठीक है, सब तो मैटर है ही है, तो ज़रूरी है कि मैटर में मास और स्पेस छेकना हमेशा ज़रूरी होगा? जी हाँ, हर कंडीशन में मास और स्पेस छेकना, कवर करना ये कंपलसरी है, ये बेसिक है, एकदम बेसिक जिसको बोलते हैं वही चीज़ है। जैसे ये पेन, पेन में क्या मास है? जैसे मास है तो इसको इतना स्पेस इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए या कहीं पे और सेट करने के लिए इतने स्पेस की जगह पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी ना। मतलब कि इसमें स्पेस भी कवर किया जा रहा है, इसमें मास भी है, यही हो रहा है ना। ये इतना ऑब्जेक्ट बनने के लिए इतना एरिया पूरा कवर किया होगा, तब तो ये इतना फॉर्म, एक पेन ऑब्जेक्ट मतलब पेन का शेप लिया, कितना पूरा शेप लिया, मतलब कि स्पेस को कवर कर रहा है। तो मतलब कि इसमें मास भी है और स्पेस भी कवर किया जा रहा है। आई बात समझ में? अब बोलोगे सर ये पानी, पानी भी एक मैटर है। अब बताओ पानी कैसे मैटर है? अरे पानी का भी अगर किसी सपोज एक गिलास में पानी लो और एक खाली गिलास लो, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? जो भरा हुआ गिलास को, दोनों को एक वेट मशीन पे, वेगिंग मशीन पे रखो, तो ऑब्जर्व क्या करोगे कि जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी जिसमें भरा हुआ वो गिलास वजन उसमें ज़्यादा होगा और जो खाली गिलास है उसका वजन कम होगा। क्यों? क्योंकि पानी का भी एक पर्टिकुलर वेट होता है। जितना पानी डालोगे उस हिसाब से उसका वेट होता है। तो इसमें वेट ज़्यादा होने के कारण ये खाली गिलास है, तो खाली गिलास के तो ऑब्जर्व किया, तो देखिए मान ली कि 5 ग्राम हुआ और ये पानी भर के ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें 20 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15 ग्राम इसमें, जो इस गिलास में 5 ग्राम तो गिलास हो गया, तो 15 ग्राम जो है ये क्या आ गया, इसका मास हो गया। यही मास हो गया ना। तो मतलब कि लिक्विड में भी मास कवर किया जाता है या मास होता है। अब कहो कि सर ये स्पेस कैसे ले रहा है, तो स्पेस ऑफ कोर्स ले रहा है। अब जैसे एग्जांपल समझते हैं, स्पेस का एग्जांपल समझने के लिए, ये गिलास में तुम पानी रखे हो, ठीक है, अगर पानी रखे हो तो ये पानी रखने के लिए कितना वो जगह लिया, ऐसा तो नहीं पानी हवा में हो जाएगा। अरे गिलास में लिक्विड चीज को रखने के लिए एक कोई सॉलिड चीज को लेना पड़ेगा या सॉलिड शेप का कोई कंटेनर लेना पड़ेगा। जिस टाइप का कंटेनर में वाटर रखोगे उस टाइप का वो अपना शेप ले लेगा, ले लेता है कि नहीं?
अरे जिस कंटेनर में वाटर रखा जाए, गिलास में वाटर रखे तो गिलास का शेप ले लेता है लिक्विड। अगर पानी उसमें डालोगे तो पूरे गिलास का वो शेप ले लेगा। तो इसका शेप हुआ तो क्या, गिलास जितना स्पेस कवर कर रहा है उतना पानी भी स्पेस कवर किया, तब तो उसका शेप आ गया। गिलास का शेप पानी दे रहा है कि पानी रखें तो गिलास ही का शेप लगेगा ना। तो क्या हो रहा है कि इसमें स्पेस भी कवर किया जा रहा है। चलिए अब कहोगे सर अगर ठीक है आपकी बात एकदम सही बोल रहे हैं कि लिक्विड में भी स्पेस और मास होता है। अब बताइए सर गैस में क्या होता है। चलिए तो गैस को देखते हैं। तो गैस में होता है ना कि गैस में भी एक मशीन, अगर वेट मशीन या वेगिंग मशीन से वजन करोगे तो गैस का भी मेजरमेंट किया जाता है। अब कभी ऑक्सीजन सिलेंडर देखे हो, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर को देखोगे, अगर वो सिलेंडर को खाली वजन करोगे और ऑक्सीजन भरा हुआ सिलेंडर को वजन करोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा, वजन में डिफरेंस आएगा। उसके वजन मतलब मास में डिफरेंस आ गया, यही ना आ गया। अगर वही वजन में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये खाली सिलेंडर टैंक है और ये फील्ड है, भरा हुआ सिलेंडर टैंक है। तो जो फील है वो ज़्यादा भारी होगा, जो खाली है वो कम भारी होगा। आई बात समझ में कि किसके कारण, गैस के कारण। अब इसमें जो घर में जो LPG होता है, जो घर में गैस आता है पकने के लिए, खाली सिलेंडर कभी उठा के देखे हो और कभी भरे सिलेंडर को उठा के देखे हो, क्या होता है, ऑब्जर्व किए हो कभी? तो ऑफ कोर्स ऑब्जर्व किए होगे कि जो खाली सिलेंडर है वो इजीली हम उसको कैरी कर सकते हैं या इजीली उसको उठा सकते हैं। बट जो भरा हुआ सिलेंडर है तुम उसमें उठाने के लिए बहुत ताकत लगेगी, मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें गैस का वजन इंक्लूड हो गया। गैस का वजन इंक्लूड हो गया तो वजन उसमें ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। इसके कारण वो गैस में भी क्या होता है, गैस का भी एक वजन होता है। और गैस को स्पेस कैसे कवर कर रहा है भाई, स्पेस कैसे कवर कर रहा है, जो कंटेनर का शेप है वही शेप में स्पेस कवर कर रहा है। जितना मान लो कि एक सिलेंड्रिकल चीज है, सिलेंड्रिकल चीज में हम गैस फिल किए हैं, जैसे सपोज ये सिलेंड्रिकल चीज है, ठीक है, इसमें पूरा गैस भरा हुआ, पूरा गैस भरा, तो ये शेप कौन सा लेगा, ये सिलेंडर का शेप ले लेगा। तो ये गैस फील होने के लिए एक मैक्सिमम आएगा रेंज कि इसमें कि इस कंटेनर में इससे ज़्यादा गैस नहीं फील होगा। अगर इससे ज़्यादा गैस फील करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये कंटेनर फट जाएगा। तो मतलब कि मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम तक इसको फिल कर दिए। तो इतना मैक्सिमम फिल करने मतलब ये मैक्सिमम फिल करने पर गैस सभी चारों तरफ ये इसका शेप में आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जितने हॉलो स्पेस है उस हॉलो स्पेस में गैस कंप्लीटली फिल हो गया है, ठीक ना। गैस कंप्लीटली फिल हो जाने के कारण ये क्या हो जाता है, ये अपना शेप में आ जाता है या शेप ले लेता है। तो क्या करता है कि जगह भी छेकती है। जैसे एक बहुत जनरल एग्जांपल, आप सभी लोग बच्चे या सभी बच्चे हैं जो घर पे ऐसा किए होंगे, ठीक है। एक सपोज एक आप टब लिए, बाथ टब या कुछ भी ले लीजिए, जैसे एक टब ले लिए, एक टब ले लिए, इतना पानी भर दी, तो तुम क्या देखोगे, अरे और एक हम गिलास ले लिए, गिलास, ठीक है, एक गिलास हम ले लिए, एक हम गिलास ले लिए, ठीक, खाली गिलास। खाली गिलास लेने के बाद अगर इस गिलास को इस पे मर्ज करोगे, इस पे मर्ज करोगे तो क्या हो जाता है जी, इस पे ऐसे मर्ज करोगे तो तुमको क्या फील होगा ना, ये गिलास को इस पे मर्ज का क्या है, ये इम्प्टी गिलास है, खाली गिलास, खाली गिलास को इस पे मर्ज करोगे तो तुमको क्या होगा ना कि बहुत प्रेशर लगेगा फील होने में, और फील होने में प्रेशर लगेगा और ये पानी कहाँ तक फील होगा, मान ली कि ज़्यादा प्रेशर दिए तो यहाँ तक फील हो गया, सपोज यहाँ तक फील हो गया। मतलब इतना क्यों नहीं जाता, मतलब बहुत प्रेशर देने के बाद ये पानी यहाँ तक आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई तो रीज़न होगा। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो खाली ग्लास में प्रेजेंट एयर, ठीक है, जो खाली ग्लास में कोई खाली ऑब्जेक्ट में एयर तो उसमें आएगा, प्रेजेंट होगा, तो खाली ग्लास में प्रेजेंट एयर, जब एयर इसमें प्रेजेंट रहेगा तो अगर उसी स्थिति में पानी का गिलास पानी में अगर अंदर डुबोगे या अंदर करोगे तो क्या होगा कि यहाँ तक पानी आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, ये पूरा एयर है,
इसके ऊपर एक एयर हो गया, जो एयर का जो उस पर प्रेशर दे रहा है, या एयर अपना इतना स्पेस ले लिया मैक्सिमम तक, एकदम जहां तक एयर मतलब जाना था वो अपना एयर इतना स्पेस ले लिया, इसके ऊपर पानी नहीं जा रहा है, मतलब कि ये अपना ये क्या ले लिया, एरिया, ये स्पेस ले लिया है, इसी के कारण क्या है पानी ऊपर नहीं जा रहा, मतलब ये भी जगह, एयर भी एक जगह छेकती है। अब समझ में आई कि एयर भी कैसे जगह छेकती है। चलिए इतना तो बात हमको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसी को देखते हो, जब एक गिलास को ऐसे कस करते हो या पलटते हो तो क्या होता है, इस गिलास को इस पोजीशन पर लाते हो, धीरे 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 ऐसे तिरछा करते हो गिलास को तो क्या होता है, बुलबुला टाइप का छूटता है। तो वही एयर है जिसमें प्रेजेंट एयर वो बुलबुले के रूप में बाहर की ओर निकल जाता है। तो जब पूरे एयर बाहर निकल जाएगा तो फिर इसको आसानी से पानी ऑटोमेटिक गिलास अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं है। अब जो भी फील होगा वो सिर्फ वाटर होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ भी एयर भी अपना जगह छेकता है या कवर करता है। आई बात समझ में। चलिए आई होप कि आप सबको इतना चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि अब कहेंगे सर कि ठीक है इतना तो समझे कि सॉलिड भी स्पेस और मास होता है, और लिक्विड में भी स्पेस कवर करता है, मास होता है, और गैस में भी होता है। अब कहें सर क्या लाइट को समझ रहे हो ना, कहोगे कि सर क्या लाइट में भी ऐसा होता है, लाइट भी एक क्या मैटर है, क्या बोलोगे कि सर लाइट भी एक मैटर है। तो हम इसका आंसर क्या दे पाएंगे, या तुम लोग क्या कहोगे, क्या सर आई थिंक स्टूडेंट भी बोलेगा कि सर नो लाइट इज ए नो मैटर, ठीक है। लेकिन हम एक आंसर देंगे कि ठीक है लाइट मैटर नहीं होना है और नहीं होगा भी, लाइट एक मैटर है भी नहीं, ठीक है, लाइट मैटर नहीं है। यहां पे क्या है भाई, लाइट क्या है, नो मैटर, चलो हम मान लिया, हम भी मान लिया, तुम लोग मान लिया, और यही मानना भी है। हायर क्लास में जाओगे तब इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। अभी यही मानना है कि लाइट क्या है, एक मैटर नहीं है। अब ये तो एक कंडीशन देता है, ये एक कंडीशन पे आता है। एक हमारे आइंस्टीन बाबू थे, वो क्या बोले हैं कि जो लाइट होता है ना, ये लाइट, ये आइंस्टीन सर क्या बोलते हैं कि जो लाइट होता है ना, ये एक कौन सा होता है, ये फोटोन से बना हुआ होता है। क्या चीज से बना होता है लाइट, फोटोन से। यही बोले ना आइंस्टीन सर, लाइट एक फोटोन से बना हुआ है। और ये फोटोन का जो नेचर है, ये फोटोन का जो नेचर है वो क्या है, फोटोन का जो नेचर है ये पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर। लाइट बना है फोटोन से, और फोटोन क्या है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल। और ये पार्टिकल नेचर का जो फ्लोनेशन है, जो फ्लो करता है, इसका जो मूवमेंट होता है, फ्लो, वो कौन सा नेचर में होता है, वो ये होता है वेव नेचर। फ्लो कौन सा नेचर में होता है, वेव नेचर में। वेव की तरह ये फ्लो होता है, कौन सा, फोटोन वेव की तरह फ्लो होता है। और लाइट क्या चीज से बना हुआ है, फोटोन से बना हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं, इस कंडीशन को रख के हम क्या कह सकते हैं कि लाइट एज ए मूविंग मैटर, लाइट इज ए मूविंग मैटर। कौन सा, इस कंडीशन को अपने दिमागों में रख के हम बोल सकते हैं कि लाइट क्या है, मूविंग मैटर। लाइट जो है वो मूविंग मैटर, बट नॉट ओनली मैटर। लाइट एक मूविंग मैटर कह सकते हैं कब, इस कंडीशन को रखते हुए। जब आइंस्टीन सर हमको बोले थे तो कि हमें नहीं अपना थ्योरी दिए थे तो कि ये फोटोन जो है, लाइट एक फोटोन से बना हुआ है। फोटोन का जो नेचर होता है पार्टिकल नेचर होता है, और पार्टिकल नेचर कौन सा फ्लोनेशन उसका कौन सा नेचर में होता है, वेव नेचर में। और इस कंडीशन को दिमाग में रख के बोल सकते हैं कि लाइट एक मूविंग मैटर है,
बट ये लाइट जो है, जो ओनली मैटर, लाइट को सिर्फ मैटर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लाइट को मूविंग मैटर कह सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट, इतना बात समझ में आई बच्चों? चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना वो समझ रहे हैं भाई कि लाइट क्या है, मैटर नहीं है, लेकिन आइंस्टीन सर के कुछ बातों को अपने दिमागों पे रख के कह सकते हैं कि लाइट एक मूविंग मैटर है। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल नहीं, अब मैटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो मैटर होता है, मैटर को दो भागों में बांटा गया, डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। कौन कौन? एक तो फर्स्ट हो गया फिजिकल, क्लासिफिकेशन, और सेकंड क्या है, कौन सा है जी? केमिकल क्लासिफिकेशन। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। केमिकल क्लासिफिकेशन में इसमें 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन? केमिकल क्लासिफिकेशन में एक तो हो गया एलिमेंट्स, ये सेकंड हो गया ये कंपाउंड, ये थर्ड जो हो गया ये कौन सा हो गया? मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है? एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब जो मेन हम लोग जो पढ़ना है ये इसमें फिजिकल, अभी क्लास 9th का ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये एक आता है, सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ते हैं? सॉलिड। इसका जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है? लिक्विड। जो थर्ड हो गया ये क्या है हम लोग का? गैस। ठीक है, ये हम जनरली जानते ही हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, जनरली जानते हैं। लेकिन इसका 2 पार्ट और है। अब कहिएगा सर 2 पार्ट और कौन है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में एक और आगे आता है, क्या आता है? प्लाज्मा। ये क्या आता है? प्लाज्मा। और एक और आता है, यहीं पे लिख देते हैं, इसी का एक और आता है, कौन सा? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, BEC। ये आपका 3 पॉइंट आता है। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक प्लाज्मा, एक BEC। तो अब बताओगे कि सर सॉलिड को तो पता है कि क्या होता है, हम भी बोलेंगे हाँ वो सॉलिड तुमको पता होगा। लिक्विड हम पढ़ते हम लोग आ रहे हैं कि नहीं? सॉलिड पता है, लिक्विड पढ़ते आ रहे हैं, गैस भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये 3 फॉर्म ऐसा है कि क्लास आई थिंक 5, 6 से सब पता चलता है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। लेकिन ये प्लाज्मा और ये इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े। ठीक है, इसके बारे में हम नहीं पढ़े हैं। तो अब हम इसके बारे में बता दीजिए। जैसे सॉलिड बताओगे, सर सॉलिड क्या? पेन सर, कॉपी सर, कुछ भी ले लीजिए, बेंच टेबल जो भी है सॉलिड हो गया। अब लिक्विड क्या है सर? कोई भी लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ जो भी ले लीजिए सर, वाटर ले लीजिए, वाइन ले लीजिए, चाहे इंक ले लीजिए, ये सब क्या है? लिक्विड है। अब बोलेगे सर गैस क्या है, तो क्या बोलोगे कि सर गैस होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो भी हो, ये सब गैस है, सांस लेने जोड़ने में जो भी जरूरत पड़ती है सब गैस से तो सख्त पड़ती है, जो हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन गैस है, यही बोलोगे ना? हम बोलेंगे हाँ बाबू यही तो बोलोगे। अब लेकिन बोलेंगे सर प्लाज्मा क्या होता है?
ठीक है, इतना तो सबको पता। अब प्लाज्मा पूछेंगे तो सर प्लाज्मा क्या होता है सर, देखो इसमें अटक गए ना। प्लाज्मा देखो क्या होता है, इतना हम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हम दो एक्सप्लेन करेंगे, इतना नोट कर लो। मैटर को कितने भागों में बांट सकता है, दो पार्ट में, फिजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन कौन सा, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, और सॉलिड। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं कि प्लाज्मा कहते किसको है। भाई सबको तो पता है कि प्लाज्मा किसको कहते हैं, नहीं पता है। चलिए प्लाज्मा हम बता देते हैं। प्लाज्मा एक तरह से हो गया सेमी लिक्विड बोलते हैं। सेमी लिक्विड समझ रहे हो, क्यों जेली खाओ, जेली, जेली खाए होगा तुम जरूर। कैसा होता है, रबड़ा टाइप का, गद्देदार टाइप का, गुलगुल करेगा तुम, करता है ना जी। चलिए बस वही उस समझो को प्लाज्मा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा आप लोग को ये तो 100% पता होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम लिए, ये हम एक सॉलिड लिए, या चल नहीं रहा है, चलो ये हम ये सॉलिड लिए, ठीक है। ये हम लिए क्या, लिक्विड। ये हम लिए गैस, लिए नहीं, कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड को अगर हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने के बाद लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। अगर इस लिक्विड को और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां गैस फॉर्म हो जाएगा। सॉलिड को हीट किए तो लिक्विड आएगा, लिक्विड को हीट किए तो गैस के फॉर्म में आया कि नहीं। अब ये गैस को अगर इससे भी हम हीट करेंगे तब हमको प्लाज्मा का फॉर्म होगा। प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा। अब बोलेंगे सर ये हजम नहीं किया सर, ठीक है हम इसको हीट किए तो कैसे प्लाज्मा इसको कैसे आ गया सर, ऐसा बोल सकते हो। तो आपको बोलने से पहले हम बता देते हैं, ठीक है। देखो अगर इसमें गैस क्या है, गैस बहुत से अंदर से एटम्स होंगे इसके अंदर गैस में, तो क्या होता है कि इस गैस में एक प्रोसेस होता है, आयनाइज्ड प्रोसेस बोलते हैं, या आयनाइज्ड होता है। ठीक है, आयनाइज्ड प्रोसेस होता है किसमें, गैस में। गैसेस में क्या होता है, आयनाइज्ड प्रोसेस होता है या आयनाइज्ड होता है। अब बोलोगे सर ये आयनाइज्ड क्या होता है, ऐसा बोल सकते हो कि आयनाइज्ड क्या होता है। देखो गैसेस आयनाइज्ड का मतलब हुआ कि सपोज ये इस गैस से एक एटम को लिए, तुम एक एटम को लिए, एक एटम में ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये तो पता है ना जी कि एटम लिए, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस के जो ये आउटर पार्ट पे या आउटर ऑर्बिट पे ये क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे घूमते रहता है। अगर सपोज इस पे और एक्सेस हीट दे दे, या हीट दे दे, या इसमें एनर्जी, हीट कैसे, एनर्जी कैसे आएगा, इस एनर्जी, इसमें एक्सेस एनर्जी देता है तो एनर्जी कैसे आएगा, हीट से लीजिए चाहे इलेक्ट्रिसिटी से लीजिए। तो जनरली क्या हीट लेता है, सॉरी एनर्जी हीट से लिया गया है, तो हीट से लेते हैं। तो हीट से लेने के बाद क्या होता है, जब एक्सेस हीट होगा, ज्यादा मोर हीट होगा, ठीक ना,
जब एक्सेस इस पे हीट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा, ऑर्बिट को छोड़ के ये बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये एक एटम है, गैस का सिर्फ एक एटम को हम ले रहे हैं, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल पे या आउटर ऑर्बिट पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें अगर इस एटम में एक्सेस हीट देते हैं या एक्सेस एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है अपना ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। और फिर इसमें क्या बचता है, फिर फाइनली इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा आयन, आयन बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन। ये एक आउटर इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद ये एक्सेस हीट देने के बाद क्या क्या बचा, आयन और इलेक्ट्रॉन। आयन एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं कैट आयन और आयन आयन, कैट आयन 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 बोलते हैं ना। तो ये इसमें क्या बचता है, हमेशा हमेशा कैट आयन बचेगा। ये कैट आयन के फॉर्म में होता है या हो जाता है, एक्सेस हीट देने के बाद कैट आयन बचेगा, प्लस में कुछ इलेक्ट्रॉन बचेगा, यही होता है ना। यही इतना निकलने के बाद ये कैट आयन और इलेक्ट्रॉन, तो इसी को बोलते हैं द मिक्सचर ऑफ कैट आयन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये क्या ना, बेसिक डिफिनेशन, प्लाज्मा, द मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसका मतलब क्या है, ये हीट करने पर इसमें क्या बचता है, इसमें बचा कैटायन और इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, ये प्लाज्मा फॉर्म हो गया। प्लाज्मा किस टाइप, जेली लाइक स्ट्रक्चर ना, जेली टाइप का होता है। और जैसे इसको समझ सकते हो कि कफ वगैरह निकालता है, ये भी एक जेली, मतलब जेली टाइप का है, सेमी लिक्विड टाइप का, ये भी एक प्लाज्मा है। तो ये प्लाज्मा जनता कैसे निकला कि जब इसको इस गैसियस एटम में जो बहुत से एटम इसमें गैस स्टेट में जो एटम है, इस गैसेस एटम में क्या होता है, एक एक्सेस हीट करते हैं या एक्सेस एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो बहुत एनर्जी देने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, और इसमें जो बाहर निकलने के बाद क्या बचता है, इसमें आयन बचता है, सॉरी कैटायन बचता है, और प्लस में इलेक्ट्रॉन कुछ बचता है। इसी को इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों बचा, तो इसी का जो मिक्सचर होता है कैट आयन और आयन, इसी का मिक्सचर ही प्लाज्मा कहलाता है। आई बात समझ में, चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। जैसे अब तुमसे पूछेगा कोई भी, अगर जनरल आदमी कोई भी पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस अवस्था में ऑब्जेक्ट है या किस अवस्था में मैटर है, तो क्या बताओगे, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से अवस्था में सामान है या ऑब्जेक्ट है या मैटर है, ऐसा कुछ पूछ सकता है, तो क्या बताओगे। क्योंकि सर दुनिया में तो या विश्व में तो बोले तो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड मैटर में होगा, सॉलिड अवस्था में मैटर होगा। एकदम सही तुम बताए कि सॉलिड में कुछ भी यहां से नजर दौड़ाओ तो कुछ भी देखो तो सब सॉलिड अवस्था में ही होगा। अगर इससे ज्यादा भी दिमाग दौड़ाओगे तो तुमको कुछ लिक्विड अवस्था मिलेगा, धरती पे इसे बोल रहे हैं, धरती का बात कर रहे हैं, लिक्विड अवस्था मिलेगा। लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो फिर तुम गैसियस अवस्था में कुछ ऑब्जेक्ट या मैटर मिलेगा। मतलब मैक्सिमम तुम्हें यहाँ मैटर किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। हम बोलेंगे एकदम सही, मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और लेकिन अगर तुमसे पूछे कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा किस फॉर्म में मैटर है या किस अवस्था मैटर, तो तुम क्या बताओगे, तो तुम भी शायद तुम बता पाओ कि बहुत सर ये भी सॉलिड में ही होगा। लेकिन हम ये बोलेंगे नहीं बच्चों, ये गलत है। सॉलिड अवस्था में सिर्फ धरती पे कंपेयर किया जाए तो सिर्फ सॉलिड अवस्था में मैक्सिमम मैटर है। अगर पूरे यूनिवर्स को लेकर इंक्लूड किया जाए, ये पूरे यूनिवर्स को लेकर बोला जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा प्लाज्मा अवस्था में है।
सबसे ज्यादा प्लाज्मा अवस्था में है पूरे यूनिवर्स में मैटर, सबसे ज्यादा किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में है। साइंटिस्ट का मानना है कि पूरे यूनिवर्स में 99.9% मैटर क्या है? प्लाज्मा फॉर्म में है, प्लाज्मा फॉर्म में है। किसको माना? साइंटिस्ट को मानना है कि 99.9% मैटर है ना। अजीबोगरीब बात कि 99.9% ऑल मैटर कौन से फॉर्म में? प्लाज्मा के फॉर्म में है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्लाज्मा के फॉर्म में हर मैटर है। जैसे तारा, स्टार लेते हैं, सन लेते हैं, सब एक प्लाज्मा के फॉर्म में। जैसे सन में क्या होता है? हाइड्रोजन में क्या होता है? फ्यूजन होता है, तो वो हीलियम में ब्रेक डाउन करता है, तो किसके कारण? आयनाइजेशन एनर्जी के कारण उसमें ब्रेक होता है, तो कैटायन अलग कर देता है, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, मतलब एक साथ होता है कैटायन और इलेक्ट्रॉन बचता है। तो वही कैटायन और इलेक्ट्रॉन को बचने के बाद वो कौन से फॉर्म करता है? प्लाज्मा फॉर्म करता है। यही ना होता है सन में भी, तो सन भी एक प्लाज्मा फॉर्म में, प्लाज्मा में। तो 99.9% मैटर किस फॉर्म में? यूनिवर्स में प्लाज्मा फॉर्म में। आई बात समझ में? चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या सर, ये तो बता दिए, बहुत अच्छा लगा बताएं तो, लेकिन अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए तो आई थिंक वो नाम बहुत कम ही लोग सुने होंगे, या सुने भी होंगे तो ज्यादा लोग समझे नहीं होंगे। तो चलिए आज हम क्लियर करते हैं। क्या है? BEC। BEC होता क्या है? BEC होता क्या है? BEC क्या होता है? B.E.C। इसको क्या लिखते हैं? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, SAT होगा शायद। चलिए, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये BEC होता है ना। देखिए क्या होता है कि अगर हम क्या पढ़े कि सॉलिड को हीट किए, क्या आया? लिक्विड में आया। फिर लिक्विड को हीट किए तो गैस में आया, गैस को भी हीट किए तो प्लाज्मा फॉर्म हुआ। यही ना, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, ये प्लाज्मा। कब? हीट की तो क्या इस 3 फॉर्म है। अब ये BEC क्या है सर? देखो अब एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे जो SN बॉस के नाम से जाना जाता। कौन? इंडियन साइंटिस्ट है SN बॉस। ये एक डेरिवेशन या कैलकुलेशन ये फॉर्म किए थे या बनाए थे। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन बना दिए, उसके बाद कंप्लीटली उसको डिसॉल्व नहीं हुआ, मतलब कि वो टोटल कंप्लीट कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है, वो एक कैलकुलेशन था। अब फिर उसके बाद आइंस्टीन आए। ये कब बनाए थे भाई? 1920 के अप्रॉक्स में ये कैलकुलेशन तैयार किए थे। फिर आइंस्टीन सर आए, तो आइंस्टीन सर क्या करते हैं कि उस कैलकुलेशन को देखते हैं कि भाई ये कैलकुलेशन सही बनाया है, तो वो पूरे अच्छे तरह से एनालाइज करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद बोला कि हाँ ये तो कैलकुलेशन एग्जैक्ट सही है, ये मतलब हर फॉर्म में ये बैठता है, एक ऐसा भी अवस्था या इस टाइप का भी फॉर्म में कोई मैटर हो सकता है। ये टोटल ऑब्जर्व आइंस्टीन सर कर दिए। लेकिन आइंस्टीन सर तो इतना चीज करने के बाद ये नहीं वो कि लेबोरेटरी रूप से या प्रैक्टिकली रूप से वो चेक नहीं किए कि हाँ ऐसा होगा ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, आइंस्टीन सर ये इतना कर दिए कि हाँ जो ये डेरिवेशन जो हमारे एसन बॉस जो डेरिवेशन दिए ये एकदम सही है, अब ऐसा फॉर्म में भी एक मैटर हो सकता है, ये बता दिए। फिर उसके बाद आई थिंक 1990 या 1995 में
3 साइंटिस्ट थे, नाम नहीं पता, वो 3 साइंटिस्ट थे, वो इसको लेबोरेटरी रूप में या प्रैक्टिकली रूप में ऑब्जर्व किए या चेक किए, तो ये एनालाइज या निष्कर्ष निकला कि हाँ मैटर एक BeC के भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब इस फॉर्म में भी एक मैटर हो सकता है। कब ये प्रैक्टिकली चेक पता चला? ये 1990 या 1995 के अप्रॉक्स में पता चला, आई थिंक 1995 होगा। उसी में ये 3 साइंटिस्ट थे, वो 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। तो वो कब 1995 में पता चला कि हाँ ये प्रैक्टिकली चेक किया गया, तो कहाँ इस अवस्था में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या मैटर हो सकता है। तो वो क्या था, वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए थे कि अगर सपोज एक हम मैटर लिए, सपोज एक मैटर लिए, क्या है ये? मैटर है, ये मैटर, ये मैटर को क्या करते हैं कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है ना, इसका डेंसिटी, ये मैटर का डेंसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1,00,000वां भाग डेंसिटी कितना लेना है इसमें? एटमॉस्फेरिक जो मैटर होना चाहिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1,00,000वां भाग होना चाहिए। मतलब कि क्या है कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका 1,00,000वां भाग मैटर हो, तब होगा। कब होगा? जब मैटर को कब लिया जाए? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1/1,00,000 भाग, मतलब कि 1/1 पे 50, ठीक है, 1 पे 50, मतलब 1,00,000वां भाग जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1,00,000वां भाग होगा मैटर का, तभी ये लिया जाएगा। फिर उसके बाद इस डेंसिटी वाले, क्या इतना लाखवां भाग क्या है? ये डेंसिटी लेना पड़ेगा, डेंसिटी कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1,00,000वां भाग इसका डेंसिटी होना चाहिए, ठीक है। इस मैटर में फिर उसके बाद जितना हो सके इसको ठंडा कर दो, कूल, एकदम कूल कर दो इस मैटर को। जब डेंसिटी उसका 1,00,000वां भाग लेने के बाद, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1,00,000वां भाग लेने के बाद इस मैटर को जितना हो सके कूल कर दो। जितना हो सके तो कूल कितना हो सकता है? इसको ठंडा करो। ठंडा मतलब ये नहीं कि ऐसे कुछ सिर्फ बर्फ जम गया वो ठंडा हो गया, इतना ठंडा करो कि उससे ज्यादा ठंडा हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम कोल्ड करो, ठीक है। इसको क्या करना है? मैक्सिमम कोल्ड करना है, मैक्सिमम ठंडा। कितना? 0 डिग्री केल्विन, जो बोल सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन पे अगर ला के इसको हम कंडेंसेशन करेंगे या कोल्ड करेंगे, ठंड करेंगे, तो जिस अवस्था में ये ठंड करने के बाद ये जिस अवस्था में ये फॉर्म होगा, ये मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? BeC कहेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कब? जब किसी पार्टिकल्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1,00,000वां भाग डेंसिटी के बराबर कोई पार्टिकल्स लेंगे, मैटर को लेंगे। मैटर को कितना लेना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1,00,000वां भाग डेंसिटी कितना लेना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1,00,000वां भाग जब लेंगे, तब उसके बाद जितना मैक्सिमम कोल्ड या मैक्सिमम ठंडा करने पे जिस फॉर्म में ये हमें मैटर मिलेगा, उसी को हम ये क्या कहेंगे? BeC। कितना? ये कोल्ड करना कितना? 0 केल्विन पे कोल्ड करने पर। ओके, नहीं समझ जाना जी, 0 डिग्री केल्विन पर क्या करना है? कोल्ड करने पर जिस फॉर्म में ये हमको पदार्थ या मटेरियल या सब्सटेंस जो मिलेगा, वही BeC फॉर्म में मिलेगा। आज समझ में आया कि BeC क्या होता है? चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें हम 4 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल या टिनी पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें सेकंड पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ particles of matter have a space, between them, ठीक है। अब थर्ड कौन सा पढ़ेंगे? इसका 4 पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एक फोर्थ हो गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ particles of matter attract each अदर। ये 4 कैरेक्टर है किसका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का ये 4 कैरेक्टर है कि क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है या छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। सेकंड बोल रहा है कि क्या किसी भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है या उसके बीच में कोई खाली जगह होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कंटिन्यूअस मूविंग, क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा कंटिन्यूअस मूव करते रहता है या हमेशा अपने पोजीशन को चेंज करते रहता है, हर सेकंड हर टाइम अपने पोजीशन को चेंज करते रहता है या उसमें वेलोसिटी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये अट्रैक्ट, क्या 2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या दोनों अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर जितना हम इससे पहले बताएं, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये 4 का हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटने का कोशिश करें ताकि हम लाइव क्लास आपका ले सकें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।